देखिए, मुख्यमंत्री साहब ने क्लियरली बोला है, उन्होंने खुद भी कश्मीर में से जो मुलाकात दी है उसमें क्लियरली बोला है कि ओबीसी आरक्षण पूरा तरह से सुरक्षित है, उसको कोई भी टच नहीं करेगा। ये जो कुणबी आरक्षण ये 1967 से ये कुणबी आरक्षण है, मराठा कम्युनिटी के लिए है। तो उसका लाभ मराठवाड़ा के जो लोग हैं उनको नहीं मिल रहा था, वो मिलने का जो रास्ता है वो खुल गया है। तो ये तो पहले वाला ही रिजर्वेशन है। अगर उनको उसका सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा था तो उसके बारे में जो भी डिफ़िकल्टीज थी वो अब दूर हो गई है। तो इसमें वो पहले से अगर ओबीसी में है तो नया क्या किया है उसमें? ओबीसी में वो पहले से ही है कुणबी जात, और उनको अगर सर्टिफिकेट मराठवाड़ा में नहीं मिल रहे थे तो इसके कुछ रीजंस है। वहाँ पे फारसी में, उर्दू में, मोड़ी में उनका सब ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें लिखा है कि ये कौन से कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और अगर उनको अगर सर्टिफाई करती है कमेटी, जो आयोग जो वहाँ पे निर्माण किया गया था, तो उनको ग्राह्य किया जाएगा, मतलब दैट दे विल बी एलिजिबल if they have those documents, not everybody. सर, सीएम से आश्वासन के बावजूद भी एक पन्नास क्वेश्चन थोड़ा भारतीमध्ये पीसी होते एज्युकेशन सेक्टर अरे दादा 5 मिनट आप रुक जाइए ना, 2 मिनट। सर, सीएम के आश्वासन के बावजूद भी छगन भुजबल भड़काऊ बयान दे रहे हैं, क्या इसे सहन किया जाएगा? उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं सर? वो कह रहे हैं कि देखिए, हमारे कैबिनेट में आपसी मतभेद कुछ भी नहीं है। अगर उनके माइंड में कुछ भी डाउट है तो उन्हें डिस्कस करना चाहिए सीएम डीसीएम के साथ। वो खुद डीसीएम रह चुके हैं, तो उनको उसके बारे में उनसे चर्चा की जाएगी और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर किया जाएगा। सर, आप लोग सीएम साहब ने कहा, डीसीएम साहब ने बावजूद से छगन भुजबल अपने घर पर बैठक बुलाते हैं, ओबीसी के नेता बैठक के बाद भड़काऊ बयान देते हैं। देखिए, वो एक ज्येष्ठ नेता है, तो उनसे जब वो कैबिनेट को आएंगे तो उनके साथ हम भी चर्चा करेंगे कि अगर ये होना ही नहीं है, ओबीसी को कोई टच ही नहीं कर रहा है, तो ये बयान क्यों है? क्योंकि आपको बयान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ संघर्ष करने की ज़रूरत है नहीं है। आप तो खुद कैबिनेट के मेंबर हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिस पे आप डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको कोई भी शंका हो तो उसका निरसन हो सकता है। तो ये एक उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, वो एक सीनियर मिनिस्टर है। तो इस तरह से मैं कोई बयान तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन उनको हम्बली रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इसके बारे में वो डिस्कस करें और उनके मन में कोई भी शंका है तो उस शंका को मन से हटा दें। सर, 19 तारीख को शक्ति प्रदर्शन करने वाले, आपको लगता है कि महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन में इतना टेंशन बिल्डअप है, इस तरह से उसी अंबड़ जिले में जो है तालुका में वो निकाल रहे? देखिए, ऐसा संघर्ष नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि सब जाति सब धर्म के लोग इकट्ठा रहते हैं। महाराष्ट्र ये भूमि रही है सोशल रिफॉर्म्स की, तो उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हर किसी को सोचना चाहिए। और ये जो जाति जाति में अगर ऐसा संघर्ष हो रहा है तो जिस प्रगति की तरफ महाराष्ट्र राज्य अभी निकल चुका है और ये सब उनकी एक घोड़दौड़ हो रही है उसकी तरफ, तो उसमें बाधा आ जाएगी। एक स्पीड से चल रहा है महाराष्ट्र, उसकी जो पास्ट ग्लोरी है। पहले तो एक ज़माना ऐसा था 40% जीडीपी महाराष्ट्र से आता था, अभी वो 20% हो गया क्योंकि भारत के सब राज्यों का जीडीपी बढ़ गया। फिर भी आज भी महाराष्ट्र का स्थान वही है भारत के इसमें। तो भारत की जो प्रगति होती है, अपने देश की जो प्रगति होती है, उसमें महाराष्ट्र का योगदान, और जिसको हम एमएमआर रीजन बोलते हैं, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहेगा। तो ऐसी अगर सोशल टेंशन्स महाराष्ट्र में आ जाती है, तो जैसे मराठवाड़ा है, विदर्भ है, जो अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। और जो लोग आंदोलन करते हैं उन्हें मुझे ये पूछना है कि ये आंदोलन गवर्नमेंट सर्विस के लिए, तो गवर्नमेंट के सर्विसेज कितने होते हैं? अभी हमारी सरकार आ गई तो हम लोग 1 लाख भर्ती कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे जॉब्स प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में तैयार होते हैं, वो लाखों में रहते हैं, लाखों करोड़ों में रहते हैं। तो अगर वो मिल जाए, अगर लाखों जॉब्स, हम पॉपुलेशन कितनी अपनी 13 करोड़ है, अगर 10 लाख भी प्राइवेट जॉब्स क्रिएट होते हैं तो हर कोई उसमें एकोमोडेट हो जाएगा। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख अगर जॉब्स क्रिएट होते, हर कोई उसमें एकोमोडेट हो जाएगा। अभी हमारा एक एमओयू चल रहा है बेडन-व्युर्टनबर्ग जर्मनी के साथ, तो उसमें 4 लाख जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे, जो 4 टाइम्स है हमारे जो जॉब गवर्नमेंट दे रही है ना, उससे 4 टाइम्स है।
कोई जाके हकीकत नहीं बोलता है यूथ को। ये इतने जॉब्स क्रिएट हो रहा है और ये सब ये सरकार की कामगिरी है। अभी हमारे पास 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें से जो लाभ 1 लाख से ज़्यादा जॉब हो जाएंगे तो वो भी अपने यूथ को ही मिलने वाले हैं। सर तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है एजुकेशन के बारे में। जो ओबीसी को फैसिलिटीज़ है, सेम फैसिलिटीज़ हमने मराठा समाज को भी दे रहे हैं। उनको उनके लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनके खुद के इंडस्ट्रीज चालू हो जाए इसके लिए उनको फाइनेंस दे रहे हैं। तो ये सब हो रहा है महाराष्ट्र में, लेकिन इसके बारे में लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं है, इसीलिए लोग भटक जाते हैं। तो उनके पास ये मालूमात पहुंचनी चाहिए। और दूसरा, एक हर किसी ने सोचना चाहिए, अगर कोर्ट में हमें अपनी बाजू पेश करनी है तो डाटा क्रिएट करना पड़ेगा, एम्पीरियल डाटा क्रिएट करने के लिए। और इसके लिए मराठा समाज बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे कर सकता है कि हर गांव में एक कमेटी होनी चाहिए जिसने बोलना चाहिए कि इतने अल्पभूधारक हमारे समाज में हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, इतने लोग हैं जो माथाड़ी का काम करते हैं। ये जब डाटा आ जाएगा तो एक जो मिसकंसेप्ट है कि इसी समाज से मुख्यमंत्री बने, भले समाज में मुख्यमंत्री बनने लायक लोग हैं, रिच भी लोग हैं, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो 2-3% है। बाकी के लोगों का क्या है, जो 97% 95% है, जो खेती कर रहे थे, अभी खेती के टुकड़े हो गए तो उनका आर्थिक स्तर गिर गया, तो उन्हें मदद की ज़रूरत है और वो आरक्षण देने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। सर ग्राम पंचायत चुनाव में महायुति को एक तरफा जीत मिली है, खासतौर पे अगर अजीत पवार का प्रदर्शन देखा जाए तो वो चाचा से आगे निकल गए हैं। क्या लगता है सर इसी तरीके के नतीजे जो हैं वो आने वाले चुनावों में भी देखने मिलेंगे? वो चाचा के आगे तो निकल गए, लेकिन बाला साहब का, वो चाचा जी के आगे, चाचा नहीं मैं बोल सकता, चाचा जी के आगे निकल सके, लेकिन बाला साहब का विचार भी बहुत आगे निकल गया और ये लोग पीछे रह गए। जिन्होंने बाला साहब का विचार छोड़ा था, हिंदुत्व को विचार छोड़ा था, वो एकदम से पीछे मतलब वो 7-8 क्रमांक पे गए। तो ये होता रहता है, उससे उसका एनालिसिस करना चाहिए, उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। अगर उनका डिसीजन गलत था तो इसके बारे में भी उन्होंने बोलना चाहिए कि मेरा डिसीजन गलत था, मैं कांग्रेस के पास गया, लोग नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ जाओ, वो अपने देश के धरती के साथ जुड़ना चाहते थे। हिंदुस्तान क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुस्तान की धरती से जो निकलता है वो हिंदुत्व है। सर एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने फटकार लगाई है, कहा है कि जो हवा है वो लगातार खराब होती जा रही है और अगर हालात नहीं सुधरे तो सभी तरीके के जो विकास कार्य हैं उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। हाई कोर्ट के कमेंट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो हाई कोर्ट एक्सपेक्ट करती है हमसे, इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो गया था, शायद वो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचा है। स्ट्रिक्ट नोटिस दी गई है सब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को। जो इक्विपमेंट खरीदी करनी है उसके लिए 1 महीने का मुद्दत दिया था, क्योंकि वो उसका मैन्युफैक्चरिंग भी होना पड़ता है। और जो अदर ये थी, जैसे कंपाउंड वॉल की हाइट बढ़ानी है, जहाँ पे वाटर स्प्रिंकलिंग करना है, वो तो करने के लिए उनको 15 दिन की मोहलत दी है। तो मेरे ख्याल में ये जल्दी हो जाएगा। ये जो विभाग है पर्यावरण, जब हमारा अधिवेशन होता है तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पे होती है, सीएम साहब मुझ पे छोड़ते हैं। तो इंडिया की सब जो टेक्नोलॉजीज है, जो एयर प्यूरिफिकेशन के बारे में है, सबकी मीटिंग हमने मुंबई में रखी थी। उसको आईआईटी के भी तज्ञ आए हुए थे और आईआईटी को हमने अपॉइंट किया था कि आप इसमें से अच्छी टेक्नोलॉजी निकालिए। उन्होंने 6 टेक्नोलॉजीज निकाली है और उसका ट्रायल ऑर्डर भी हो गया है। एक बार प्रूव हो जाता है कि ये टेक्नोलॉजी इफ़ेक्टिव है तो इसको स्केल अप किया जाएगा। तो हमारी तरफ से ये सब हो रहा है, लेकिन ये करने में कुछ समय जाता है, वो समय हमें मिलना चाहिए। और जो फॉगिंग गन्स वगैरह है वो तो अभी चालू हो गया, रोड्स पे स्प्रिंकलिंग करना, वाटर चालू हो गया। सर इसी को जोड़ के एक सवाल, 17 शहर जो है वो चिन्हित किए गए हैं, तो क्या इन 17 शहरों में कोई खास जो है वो आप लोगों की तरफ से तैयारी की जा रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स? बिल्कुल, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। आप जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं तो इसका एक परिमाण है जिसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जो इसको मेजर करते हैं। 2 साल से जो केंद्र शासन के इंस्ट्रूमेंट हमें दिए गए थे उसकी देखभाल नहीं हुई है, तो इसमें गलत भी उसके रिजल्ट आ सकते हैं। तो हमने एक ऑफ़र दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम इसके बारे में इसको सर्विसिंग करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, ताकि ठीक से इसका परिमाण निकल सके। दूसरी चीज़ यह है कि कॉरपोरेशन की तरफ से हर जगह पे सेंसर बिठाए जा रहे हैं ताकि ट्रू पिक्चर आ जाए। मैंने लखनऊ में विज़िट की थी एयर पोल्यूशन के बारे में,
तो जैसे हमारी कंट्रोल रूम है फ्लडिंग के लिए मुंबई की, वैसे ही कंट्रोल रूम उनकी एयर पोल्यूशन के लिए, क्योंकि वो लैंडलॉक सिटी है। तो ऐसी वाली एक मुंबई में भी एस्टेब्लिश करे, ऐसे भी मैंने सूचना दी है कॉरपोरेशन को एज अ गार्डियन मिनिस्टर, तो उसका भी अमल हो जाएगा। देखिए ये सब चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। एक अच्छी बात है कि कोर्ट भी उसको मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट मुंबई स्पेशली एयर क्वालिटी, बिकॉज मुंबई हैज़ द एडवांटेज ऑफ ओपन सी वेयर द पोल्यूशन कुड बी रिड्यूस। तो उसका एडवांटेज आना चाहिए, फिर जो भी नए टेक्नोलॉजीज है उसका उपयोग होना चाहिए, और कैसे भी करके मुंबई वालों को, मुंबई शहर के जो नागरिक है उनको हमें न्याय देना है कि अच्छी क्वालिटी के एयर हमें उन्हें देना है, अच्छा एनवायरनमेंट उन्हें देना है। सर शेवटचा पॉलिसी डिसीजन थे क्या इसको पोल्यूशन में लेकर, ये जो टेक्नोलॉजी, देखिए अभी जो 6 टेक्नोलॉजीज चूज़ किए हैं तो आईआईटी ने चूज़ किए हुए हैं, लेकिन आप दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, उन्होंने हर चौराहे पे बड़े बड़े टावर्स खड़े कर दिए, अभी वो टावर्स को वो निकाल रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी। तो इससे अच्छा है कि आप एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने एरियाज चूज़ की है, वहाँ का एयर पोल्यूशन मॉनिटर किया जाएगा, और वहाँ पे कम हो गया तो वही हम लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। इससे पैसा भी वेस्ट नहीं होगा और जल्द से जल्द एयर पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाएगा।